वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने आज काबीना के खुसूसी इजलास के इब्तिदा में ही इस बात को वाज़े कर दिया था कि उनको जो मालूमात सिंध के वज़ीर आला की जानिब से दी गई है, कराची के कारोबारी हजरात ने उनसे जो मामलात शेयर किए हैं और जो मुकम्मल तस्वीर उनके सामने आई है, उसमें ये बात वाज़े है कि कराची पुलिस से ये तवक्के रखना कि उसके पास ये सकत या उसके पास ये क्वालिटी है कि वो कराची में एक कामयाब ऑपरेशन करके कराची को अमन या उसकी रौनकें बहाल करा सकती है, ये मुमकिन नहीं होगा। कराची पुलिस के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात आम तौर पर वज़ीर-ए-आज़म के हालिया कराची के दौरे के दौरान बारहा सामने आया और इसका इजहार आज काबीना के खुसूसी इजलास में हुआ। इसीलिए ये कोई बात अचंभे की नहीं थी जब ये बात सामने आई कि काबीना के इजलास के बाद जब फैसले हो रहे थे, उसके ऐलान के थोड़ी देर बाद मीडिया में ये खबरें चली कि फौरी तौर पर फैसला किया गया है कि सिंध के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस शाहिद नदीम बलोच को तब्दील कर दिया जाए और उनकी जगह पंजाब से जुल्फ़िकार चीमा को सिंध का IG मुकर्रर कर दिया जाए। इसके साथ ही ये खबर भी चली कि सिंध के चीफ सेक्रेटरी एजाज चौधरी का तबादला कर दिया गया है और उनकी जगह शोएब सिद्दीकी को सिंध का चीफ सेक्रेटरी तैनात कर दिया गया है। ये खबरों का आना था कि तबसरा और रद्द अमल आना शुरू हुआ। सबसे अहम रद्द अमल और फौरी रद्द अमल और मुतवक्का रद्द अमल पार्टी की जानिब से आया, हुकूमत की जानिब से आया, जिसमें इस पर शदीद एतराज़ किया गया, इस पर शदीद तनकीद की गई और उसके फ़ौरन बाद अचानक ये खबर आई कि दरअसल ये खबर सही नहीं है और वफाकी हुकूमत की जानिब से बल्कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस की जानिब से इसकी मुकम्मल तौर पर तरदीद की गई और फिर याद दिलाया गया कि सिंध हुकूमत ने ही इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी करनी है, सिंध के चीफ मिनिस्टर ही इसके निगरां हैं और इस किस्म का कोई भी फैसला दरअसल सिर्फ सिंध हुकूमत और सिंध के चीफ मिनिस्टर ही करेंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि दाल में कुछ काला था, किसी ने किसी जगह पर ज़रूर ये सोचा था कि ये तब्दीलियाँ की जाएँ, क्योंकि मौजूदा निज़ाम से या मौजूदा पुलिस एहलकारों से या मौजूदा पुलिस क़यादत से ये तवक्के नहीं की जा सकती कि एक बेहतरीन और दूर रस ऑपरेशन किया जाएगा। आखिर हुआ क्या और इस ऑपरेशन की इब्तिदा ही एक कन्फ्यूजन का शिकार क्यों हो गई, ये पूछते हैं और इसके लिए इस्लामाबाद जाएंगे, जहां पर मौजूद हैं पाकिस्तान के बाखबर सहाफ़ी और जियो न्यूज़ के इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ जनाब राना जवाद। बहुत बहुत शुक्रिया राना जवाद साहब। जियो न्यूज़ उन इदारों में शामिल है जो कि ये कह रहा था कि ये फैसला हो गया है कि IGP और चीफ सेक्रेटरी सिंध का तबादला कर दिया गया है और नए लोग इनकी जगह तैनात कर दिए गए हैं। हम क्यों ये बात कह रहे थे? कामरान साहब, हमने तो मेरा ख्याल है 10 मिनट तक रेजिस्ट किया था जब बाकी मीडिया पे आ रहा था और इस दौरान हमने एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में बात की और इंटीरियर मिनिस्ट्री में बात की, वहाँ पे कोई ऐसी खबर नहीं थी। लेकिन जब फिर सरकारी टीवी ने ये खबर चलाई तो सरकारी टीवी ज़ाहिर है अभी तक की जो रवायत है कि सरकारी टीवी ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के हवाले से एक मुस्तनिद समझा जाता है, तो वहाँ से ये खबर जो थी वो जियो न्यूज़ ने भी पिक की। इसकी एक बैकग्राउंड भी है कामरान साहब कि आज से कुछ अर्सा पहले नवाज शरीफ साहब की मुलाकात भी हुई थी कुछ लोगों के साथ, जिसमें जुल्फ़िकार चीमा साहब भी शामिल थे और उसमें उन्होंने मियाँ साहब ने बराह रास्त उनसे कहा था कि दलेर ऑफिसर्स की ज़रूरत है, अच्छे ऑफिसर्स की ज़रूरत है कराची के हालात ठीक करने के लिए और बलूचिस्तान की बात भी हुई कि उसके हालात ठीक करने के लिए। तो इंडिकेशन वहाँ से चली कि शायद फेडरल गवर्नमेंट जब भी ये मसला अपने पास लेके आएगी, जब भी इसके पास आएगा कि कराची की लॉ एंड ऑर्डर को कैसे ठीक करना है, तो उसके बुनियादी टीयर्स में जो बात शामिल होगी वो एक स्ट्रॉन्ग पुलिस ऑफिसर जो है वहाँ पे लगाएंगे जिसकी सियासी वाबस्तगी सिंध में ना हो और जिसका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो इस तरह का हो कि वो एक दलेर है और करप्शन में नहीं मुलविस। बाकी कंट्रोवर्सीज तो ज़ाहिर है उनके साथ चल रही हैं। तो जब ये बात पहली दफ़ा निकली और आज ऐसा भी हुआ कि ये बात कल से चल रही थी कि शायद ये जो फैसला कुन घड़ी पे पहुँचे हैं नवाज शरीफ साहब, ये कोई टेंजेबल डिसीजन लेंगे और सबसे बड़ा डिसीजन तो कामरान साहब ये है कि आप लीडरशिप चेंज करें। अपनी तकरीर में जब उन्होंने खुद बताया कि पुलिस बेकार है यहाँ पे और काम नहीं कर रही है, तो इससे ज़्यादा तकवीत मिली। असल मसला ये हुआ कि जब टीवी चैनल्स पे खबर आई और सरकारी टीवी पे भी खबर आ गई, तो सरकारी टीवी की खबर को रोकने में काफ़ी टाइम लग गया हुकूमत को। तो इसका एक पहलू जो इस्लामाबाद में लोग बात कर रहे हैं वो ये है कि शायद ये जानबूझ के खबर लीक करवा के सबअटैच किया गया इस चीज़ को कि जो वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब रिक्वेस्ट करना चाहते थे या प्रपोज करना चाहते थे सिंध गवर्नमेंट को कि हम एक आपको अच्छे पुलिस ऑफिसर की देना चाह रहे हैं, ये चीज़ सबअटैच हुई और आपने देखा कि पीपल्स पार्टी का रिएक्शन आया। उस वक्त तक सरकारी टीवी पे खबर पीछे नहीं हटी थी, तो ये डिले जो था ये काफ़ी मीनिंगफुल था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जाहिर है कि जब
सरकारी टेलीविज़न पे, पाकिस्तान टेलीविज़न पे जो सरकार का नशरियात का सबसे बड़ा ऑर्गन है वो कहे कि आईजी और चीफ सेक्रेटरी को तब्दील कर दिया गया है, तो उसमें तो शक की कोई गुंजाइश नहीं रहती। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आग जल रही थी जिसकी वजह से ये धुआं उठ रहा था, और इस पे जो पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल हुआ वो भी अपनी जगह दुरुस्त है। ज़रा इसी ऑपरेशन के हवाले से एक और पहलू की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा। ये बताइएगा कि इसमें जो कराची के हवाले से मरबूत रियासती इस वक्त हिकमत अमली और ऑपरेशन सामने आ रहा है, इसमें फ़ौज का क्या किरदार है? हमने देखा कि बहरहाल ये ज़रूर कहा गया कि आर्मी को नहीं आना चाहिए या कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन ये पूरी जिम्मेदारी आर्मी के एक जनरल ऑफिसर के हवाले की गई है। रेंजर्स के एहलकार जो उनके नायबीन हैं वो सब एक्टिव सर्विस आर्मी ऑफिसर्स हैं। इसके अलावा हमने देखा है कि इसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का बड़ा किरदार है। आज गो के कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हो रही थी रावलपिंडी में, लेकिन डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस जनरल जहीर जो थे वो कराची के हवाले से, इस ऑपरेशन के हवाले से जितने इजलास थे उसमें शरीक थे। कल से लेकर आज तक बड़ी एक्टिव खुद आईएसआई के सरबराह की इसमें इन्वॉल्वमेंट रही है। फौज के जनरल ऑफिसर इसकी क़यादत करेंगे। फौज का रोल कराची के हवाले से आपको क्या नज़र आता है, आगे के हवाले से क्या नज़र आता है? इससे पहले भी फ़ौज में बराह रास्त इस हवाले से कंसर्न रही है। ख़ुद आर्मी चीफ कराची आते रहे हैं स्पेसिफिकली कराची के हालात के हवाले से, क्योंकि इसकी बड़ी स्ट्रेटेजिक अहमियत है। कराची ऑपरेशन और उसमें फ़ौज का रोल और किरदार और उनकी सोच के बारे में आपके पास क्या मालूमात है? कामरान साहब, ये जो आज के फैसले हुए हैं ना, मुझे लगता है कि ये शॉर्ट टर्म फैसले किए गए हैं। ये अगर सोल्यूशन हो ना कि आप पैरामिलिट्री या आर्मी को बुला के या उनको कमांड दे के उनकी ब्रिलियंस, उनकी काबिलियत, उनकी कमिटमेंट अपनी जगह पे, कि वो एक सिविल लॉ एंड ऑर्डर की इसेंशियल जो प्रॉब्लम है उसको डील करें, तो ऐसा पूरी दुनिया में एक मिसाल भी नहीं मिलती। हर जगह पे पुलिस जो आपकी ट्रेंड है, जिसको कानून के तहत इख्तियारात हासिल हैं, जिसके पास एक तजर्बा है, जिसके पास एक ट्रेनिंग है, एफआईआर कैसे लिखी जाती है, एविडेंस कैसे कलेक्ट किया जाता है, उस एविडेंस को अदालत तक कैसे ले जाया जाता है, बयानात कैसे रिकॉर्ड किए जाते हैं, ये पुलिस का तजर्बा है। देखिए 20 साल से रेंजर्स वहाँ पे है। सूरत हाल ख़राब हुई है। अभी बात ये कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर और बाकी लोग कि रेंजर्स के इख्तियारात बढ़ा दिए जाएँ। आप ये, मुझे पता नहीं है कि अंदर कितनी डिटेल प्रेजेंटेशन दी गई होगी कि रेंजर्स ने कितने लोग पकड़े थे जो कि पुलिस के हवाले किए गए और उनको छोड़ दिया गया अदालतों में। और एक बात यह है कि जब आपके पास अरेस्ट का इख्तियार है और आपके पास इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन का इख्तियार नहीं है, आपको एविडेंस कलेक्शन नहीं आती है, आप ये काम कैसे करेंगे? अगेन क्या होगा कि जो आपकी प्रीमियर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है सिविल इदारों में, पुलिस, वो अंडरमाइन होगी, उसमें बददिली फैलेगी, वहाँ पे सियासी मुदाखलत जो है बढ़ जाएगी। और रेंजर्स की जो अफादियत है, जो कि बेसिकली एक इनिशिएटिव के साथ एक सरप्राइज वेपन होना चाहिए पुलिस के पास, उसको आपने लीड बना दिया। लेकिन राणा साहब, इसमें फिर देखें ना, ये बड़ी अहम गुफ्तगू है और ये बहुत अहम मामला है। पुलिस ही तो कर रही थी, मतलब सरकर्दगी और तमाम जो कुव्वत और इख्तियार है पुलिस के पास ये पिछले 6 साल से कराची में, रेंजर्स भी ज़ाहिर है उनके साथ है, लेकिन बहरहाल पुलिस की सरकर्दगी है। अब आप कह रहे हैं कि वो पुलिस की जो परफॉर्मेंस है वो सबके सामने है, वज़ीर-ए-आज़म के सामने भी आई और हम कराची वालों के सबको पता है कि ये परफॉर्मेंस क्या है। इसमें यह नहीं है कि सिर्फ पुलिस का कसूर है या उसके दूसरे बहुत मामलात हैं, रिसोर्सेज के मामलात हैं, सियासी मुदाखलत के मामलात हैं, पुलिस को आज़ादाना काम ना करने देने के मामलात हैं, बहुत ज़्यादा इसके इशूज़ हैं। लेकिन अब आप इस पुलिस की परफॉर्मेंस है, उसके बाद अगर आप ये सोचें भी कि आप पुलिस को एक नई क़यादत दें और एक नए मिशन के साथ उनको लॉन्च करें, तो उसकी भी इतनी शदीद रद्द अमल और उसकी इतनी रेजिस्टेंस होती है। तो ये दरअसल सिविल निज़ाम की अपनी तसाहिली कहिए या नाअहली कहिए या परफॉर्मेंस डिलीवर ना करना, कि बिल आखिर इस सब के बावजूद अब ये बेड़ा पहुंचाया गया है फौज के अफसरान के ही हवाले, चाहे वो रेंजर्स है या और दूसरी पैरामिलिट्री फोर्स है, लेकिन झंडा जो है और जो क़यादत दी गई है इसकी, वो एक फौज के जनरल को ही दी गई है। हमारे यहाँ कामरान साहब जो मेन प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि आप एक चीज़ आइडेंटिफाई करते हैं और आप कहते हैं इस शख्स को आइडेंटिफाई करके पकड़ लो। इससे क्राइम हल नहीं होता, इससे लॉ एंड ऑर्डर बेहतर नहीं होता। असल बात ये होती है कि आप उसको अरेस्ट करें, उसका चालान करें, उसका ट्रायल करें, उसको सज़ा दिलवाएं। ये एक लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म में मैं मानता हूँ कि ये पॉलिसी शायद काम कर जाएगी। अगले 15-20 दिन में, 1 महीने में हम देखेंगे कि कराची में थोड़ा सा सुकून होगा, लेकिन वो बहुत शॉर्ट लिव्ड है। इतने बड़े
इतने बड़े इज्तिमा के बाद, इतनी हगिंग और इतनी गुड विशेस के एक्सचेंज के बाद होना ये चाहिए था कि आप पुलिस की तथहीर करें। पुलिस के अंदर बेशुमार खराबी हैं। पुलिस बत्ता माफिया का हिस्सा बनी है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है। लेकिन मुझे ये प्राइम मिनिस्टर साहब को ज़रूर पूछना चाहिए, क्योंकि भारत लॉ एंड ऑर्डर प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट भी उसके अंदर एक से रखती है। चीफ मिनिस्टर को पूछना चाहिए कि कितने पुलिस ऑफिसर्स जो हैं उन्होंने मुल्जमान के चलान करके अदालत में पेश किया है, उस पर रिवॉर्ड करें, उसको पनिश करें जो नहीं कर रहा। तो एक सिस्टम इवॉल्व करें ब्रिक बाय ब्रिक, आहिस्ता आहिस्ता, ताकि कंसोलिडेशन जो है ना इंस्टीट्यूशनल लेवल पे हो। मैं आपको कामरान साहब बताऊं कि कराची के अंदर रेंजर्स के पास कौन सा नया इख्तियार दिया है इन्होंने जो पहले नहीं था। मैं आपकी बात ठीक है कि पुलिस पहले लीड एजेंसी थी और उसने काफ़ी काम ख़राब किया, लेकिन अभी भी अगर आप उनको इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन का इख्तियार देते हैं तो इसका मतलब ये है कि फिर रेंजर्स और पाक फौज के आर्मी के ऑफिसर जो हैं वो अकाउंटेबल होंगे अदालत के सामने। जिस तरह पुलिस ऑफिसर पेश होते हैं फाइल उठा के और अदालत में कहते हैं कि जनाब ये मैंने किया है, इनको भी पेश होना पड़ेगा। ये एक नया प्रोसेस शुरू हो जाएगा, क्योंकि बहरहाल कानून में इनकी प्रोटेक्शन है। जब आप इनको बुलाते हैं पैरामिलिट्री को तो इनको प्रोटेक्शन मिलती है, वो प्रोटेक्शन वेव ऑफ करनी पड़ेगी। और उसके बाद देखते हैं कि फिर इनकी ट्रेनिंग और इनको किस तरह कंडक्ट करना पड़ेगा एक इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस के अंदर। मेरा अपना ये ख्याल है कामरान साहब कि नीयत बिल्कुल अच्छी है, कोशिश है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म हुआ है काम। लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूरी है कि आप अच्छी पुलिस लीडरशिप लेके आएँ, पुलिस के ऑफिसर्स को निकाल बाहर करें जो गलत है, एक सिस्टम बनाएं जिसके तहत जो पुलिस ऑफिसर अपने इलाके के क्राइम को फॉलो अप नहीं करता, उसको डिटेल फॉलो अप नहीं देता वीकली या फोर्टनाइटली, उसको वहाँ से तब्दील किया जाए, उसकी मॉनिटरिंग की जाए और रेंजर्स को एक सरप्राइज एलिमेंट के तौर पे रखा जाए जो आपकी मेन वेपनरी है। एक 20 साल में आप देखें कि पुलिस के ऊपर कितने खर्च हुए हैं और रेंजर्स के ऊपर कितने खर्च हुए हैं, पुलिस को कितना असला मिला है और कितनी आर्मर पुलिस के पास ऐड हुई है और इनको कितनी हुई है, इनकी ट्रेनिंग कितनी हुई है और दूसरों की कितनी ट्रेनिंग हुई है। ये कंपटीशन जो है ना, अनफॉर्चुनेटली ये मसले का हल नहीं निकालेगा। नीयतें बिल्कुल है और मुझे कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान रेंजर्स एक प्रोफेशनल, डेडिकेटेड, ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन है। बट अगेन जिसका काम है वो करे, जिसका काम नहीं है। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया जनाब राना जवाद, बहुत बहुत शुक्रिया इस्लामाबाद से हमारे साथ थे। इसमें कोई शक नहीं है कि काम पुलिस का ही है, पुलिस को ही करना चाहिए था, पुलिस को ही करना चाहिए और आगे भी पुलिस को ही करना है। इससे पहले भी पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से, कराची की कारकर्दगी के हवाले से देखें तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि कराची में कई बड़े बड़े दहशतगर्दों को पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस की कार्रवाई के नतीजे में या तो वो मारे गए हैं या वो गिरफ्तार हुए हैं। इसी हवाले से अगवाकारों के खिलाफ भी पुलिस की बहुत कार्रवाई रही है, मौसर भी कार्रवाई रही है, लेकिन जाहिर है कि जो अच्छी कार्रवाई है वो बहुत कम है और जो कार्रवाई नहीं हुई है फिर इसमें दोहराना ज़रूरी है कि उसमें रिसोर्सेज का प्रॉब्लम है, सियासी मुदाखलत का प्रॉब्लम है। बेहतरीन प्रोफेशनल ऑफिसर्स हैं पुलिस के, बहुत ही अच्छे दयानतदार ऑफिसर्स हैं, प्रोफेशनल ऑफिसर्स हैं जिन्होंने का एक बड़ा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, मगर अगर उनको काम करने दिया जाए और उसमें मुदाखलत ना हो, उसमें सियासी मुदाखलत ना हो और उस अंदाज की मुदाखलत ना हो जो कि हम पिछले कई सालों से, और इसमें सिर्फ हम 5 साल नहीं कह सकते, इससे पहले का भी एक तवील अरसा हमें देखना होगा, मुदाखलत की वजह से पुलिस की कारकर्दगी को, पुलिस की परफॉर्मेंस पर शदीद उसके असरात रूनुमा हुए हैं। लेकिन इसमें बहरहाल उन पुलिस ऑफिशल्स की जिन्होंने अपनी जानों पर खेल के या अपनी जानों का नजराना दे के कोशिश की है कि कराची में अमन को जिस हद तक भी बहाल किया जा सकता है किया जाए, जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनकी इस कुर्बानी को बहरहाल सराहना होगा। 100 से ज़ायद पुलिस एहलकार ऐसे हैं जिनको शहीद किया गया है सिर्फ कराची में पिछले 1 साल के दौरान। ये एक कोई छोटी कुर्बानी नहीं है, एक बड़ी कुर्बानी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस वक्त सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि कराची को बचाएं ताकि पाकिस्तान को बचाया जा सके। हमारा आज का प्रोग्राम मामूल से तवील नशरिए का है, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आज के अहम मौज़ूआत तो फिर इस पर एक सैर हासिल गुफ्तगू भी करते हैं, मुख्तलिफ जहतों से इसका जायज़ा लेते हैं कि इसका कितना फ़ायदा कराची को होने वाला है और जिसका दरअसल फ़ायदा पाकिस्तान को होगा। इसके बारे में बात हमारी जारी रहेगी एक वक्फे के बाद और न्यूज़ हेडलाइंस के बाद। वेलकम बैक। हमारा खुसूसी नशरिया तवील दौरानिए का ये नशरिया कराची की सूरत हाल, उस पर रियासती ऐलान जंग,
इस पर हमारी बातचीत हो रही है। इस हवाले से कराची के लोगों पर जो मुश्किलात और जो उनकी मसाइब हैं उनमें जराइम, दहशतगर्दी, भत्ताखोरी, स्ट्रीट क्राइम्स वगैरह के अलावा एक और मामला यह है कि कराची के शहरियों को सड़कों में ट्रैफिक जैम का घंटों सामना करना पड़ता है और ये एक मामूल का अमल है और इसमें बड़ा हिस्सा होता है वीवीआईपी मूवमेंट का। वीआईपी हजरात मूव कर रहे हों, सड़कें बंद कर दी जाती हैं और कराची जैसे शहर में अजतहाम हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों की ज़िंदगी अजीरन हो जाती है। इसके अलावा एक और मसला यह है कि कराची के मुख्तलिफ इलाके मुख्तलिफ शख्सियात की मौजूदगी की वजह से या उनकी रिहाइश की वजह से बंद हैं और वो भी एक बहुत बड़ा मसला है कि मगर कहा ही जाता है हुक्काम की जानिब से कि वीआईपी सिक्योरिटी का मामला है, इसलिए सड़क को बंद कर दिया गया है। आज इस सिलसिले में एक बहुत अहम दिन है जब कराची के हवाले से फैसले हो रहे थे। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से आज फैसला किया गया है और बराह रास्त हुक्म दिया है सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने कि कराची में तमाम ऐसे घर इलाके जिनके अतराफ की सड़कों को बंद किया गया है उन्हें फौरी तौर पर खोला जाए। खास तौर पर इस ऑर्डर में कहा गया है कि बिलावल हाउस, गवर्नर हाउस, वजीर आला हाउस, कौंसल खाने समेत रेड जोन में तमाम अहम मकामात से रुकावटें खड़े की जाए, सड़कों को शहरियों के लिए खोल दिया जाए। बहरहाल हर सूरत में शहरी इस हुक्म की बहुत ज़्यादा वेलकम करेंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कें बंद हैं और जिसकी वजह से शहरियों की आमद रफ्त बल्कि वहाँ पर रहने वाले रिहाइश पजीर लोगों के लिए शदीद तरीन मुश्किलात हैं। पुलिस हुक्काम का कहना यह है कि कराची लिफ्टन के इलाके में बिलावल हाउस की तमाम अतराफ की तमाम सड़कें बंद की गई हैं, तो उसकी वजह सदर साहब की सिक्योरिटी है और उस हवाले से खदशात हैं, इसलिए इन तमाम सड़कों को बंद किया गया है। लेकिन देखना यह है कि क्योंकि 8 सितंबर को सदर आसिफ अली जरदारी की मुद्दत सदारत खत्म हो रही है, उसके बाद इन सड़कों को किस हद तक खोला जाएगा। मगर आज इस सिलसिले में एक अदालती हुक्म आ गया है जो कि सिंध हाई कोर्ट की जानिब से आया है और चीफ जस्टिस साहब ने बराह रास्त हुक्म जारी किया है। इस सिलसिले में एक बहुत अहमियत की बात यह है कि 23 अक्टूबर 2012 को कराची बदअमनी केस में भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया था कि बिलावल हाउस समेत शहर भर की तमाम सड़कों को खोल दिया जाए। जस्टिस सरबत जलाल उस्मानी ने इस मौके पर कहा था कि बिलावल हाउस पर रोड की दरमियान दीवार तामीर कर दी गई, कितनी सिक्योरिटी चाहिए, पूरा रोड घेर लिया है। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का 23 अक्टूबर का हुक्म था और आज सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से यह हुक्म आया है। दूसरी जानिब पुलिस हुक्काम ने कहा गया है कि इन शख्सियात की सिक्योरिटी के लिए हमें बहरहाल ये सड़कें बंद करनी पड़ती हैं और आज खास तौर पर बताया गया है कि कराची के डिफेंस के इलाके में क़याबान बदर कमर्शियल एरिया की सड़क को बंद किया गया है क्योंकि वहाँ पर नौमुंतखब सदर जनाब ममनून हुसैन मुकीम हैं। इस सिलसिले में अहमियत की बात यह है कि जनाब ममनून हुसैन की इकामत फिलहाल स्टेट गेस्ट हाउस में है, लेकिन बदर कमर्शियल की इस सड़क को बंद कर दिया गया है जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात है। देखना यह है कि अदालती अहकामात पर कितनी तेजी से अमल होता है और इस अमल के नतीजे में ये सड़कें कितनी तेजी से खोली जाती हैं। बहरहाल समझना तो यही चाहिए कि अदालत का बराह रास्त हुक्म है तो इस पर फौरी अमल होगा। इसकी क्या सूरत हाल है जानते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है इसी इन अहम तनसीबात या इन अहम रिहाइश के आसपास में से एक अहम रिहाइश यानी कि बिलावल हाउस के करीब से हमारे नुमाइंदे कामरान रजी ने। कामरान, ये बताइएगा कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था और आज सिंध हाई कोर्ट का बराह रास्त हुक्म है, क्या आसान नजर आ रहे हैं या सिंध हुकूमत तैयारी कर रही है कि इन तमाम मकामात पर जो सड़कें ब्लॉक की गई हैं इन्हें खोल दिया जाए? जी कामरान साहब, बिल्कुल पहले सुप्रीम कोर्ट का जैसा कि आपने बताया कि हुक्म आया था और अब सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी ये हुक्म जारी कर दिया है कि इन बंद सड़कों को खोला जाए। बिलावल हाउस का जहां तक ताल्लुक है तो इसके जो बिलावल हाउस को जाने वाला रोड है ये तकरीबन 100 फीट जो चौड़ी सड़क थी ये कई सालों से बंद है, बल्कि इसके दरमियान में एक इंतहाई मजबूत दीवार भी खड़ी कर दी गई है और बिलावल हाउस के अतराफ की जितनी भी सड़कें हैं जो गलियां बिलावल हाउस के पास आती थी साउथ सिटी हॉस्पिटल या इसके गिरदो नवा से, उन तमाम गलियों को कंटेनर्स लगाकर बंद किया गया है। कई जगहों पर दीवारें तामीर कर दी गई हैं, तो यहाँ के जो मकीन है वो तो कई सालों से शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। इस सिलसिले में हमारी बात हुई जब कमिश्नर कराची से, तो उन्होंने कहा जी ये जो सिंध हाई कोर्ट का हुक्म है ये पुलिस को दिया गया है क्योंकि ये रिपोर्ट एसएसपी साउथ नासिर आफ्ताब ने जमा कराई थी सिंध हाई कोर्ट ने और पुलिस को ही फिलहाल ये हुक्म दिया गया है कि वो ये रुकावटें ख़त्म की जाए। ताहम पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि चूँकि बिलावल हाउस समेत वज़ीर आला हाउस या गवर्नर हाउस इनको ख़तरात लाहक हैं, दहशतगर्दी के ख़तरात हैं, इसलिए यहाँ पर सड़कों को बंद किया गया है और रुकावटें लगाई गई हैं। इसके अलावा कई काउंसलेट्स ऐसी हैं जिनको जाने वाली जो शाहराहें हैं उनको बंद किया गया है। ताहम सबसे इम्पॉर्टेंट जो सबसे बड़ी रुकावट यहाँ नज़र आती है कराची में वो बिलावल हाउस है। यहाँ पर अब भी कंटेनर्स लगे हैं और कोई ऐसा अमली इकदाम
सिंध हुकूमत की जानिब से तो नज़र नहीं आ रहा, अगरचे सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी की है और जो इंतज़ामिया है वो भी सिंध हुकूमत के मातहत है, और अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई तो हमें देखने में नहीं नज़र आ रही, ना ही हुकूमती सतह पर अभी कोई इस किस्म की बातचीत की जा रही है कि ये जो शाहराहें हैं वो खोली जा सकें। और चूँकि बिलावल हाउस के अतराफ में जो लोग रहते थे, ख़ासतौर पर सामने का जो हिस्सा है वहाँ पर जो लोग मुकीम है वो तो अब आदी हो चुके हैं इस ट्रैफिक जाम के, खासतौर पर जब वीआईपी मूवमेंट होती है तो ये इलाका बिल्कुल ही बंद कर दिया जाता है। जो तकरीबन 100 फीट बहुत शुक्रिया जनाब कामरान रज़ी, हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहे थे। दिलचस्प और अहम मालूमात है कराची के हवाले से। और आज क्योंकि सिंध हाई कोर्ट का ये फैसला आया है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये हुक्म आया है, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का ये हुक्म आया है। इससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का भी हुक्म आ चुका है कि सड़कें खोली जाए, और जाहिर है इसमें ज़रूर शामिल करना चाहिए बदर कमर्शियल का, कराची के डिफेंस 5 का इलाका, जहाँ पे जनाब नौमुंतखब सदर ममनून हुसैन की रिहाइश गाह है, उसकी अगर सड़क बंद है और जैसे कि बताया गया बंद है तो उसको भी फ़ौरन खोलना पड़ेगा। देखना यह है कि अदालती अहकामात पे कितनी तेज़ी से अमल होता है। बहुत अहम दिन है कराची के हवाले से। रियासत का फैसला है कि कराची में जराइम पेशा अफराद की बेखनी करनी है, कराची की रौनकें, इसका अमन, इसकी तिजारती कारोबारी सरगर्मियाँ बहाल करनी है, पाकिस्तान को बचाना है तो कराची को बचाना होगा। इस हवाले से पाकिस्तान की पूरी सियासी क़ुव्वत हुकूमत के साथ है, रियासत के साथ है, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साथ है, और कराची के मौजूदा सूरत हाल के लिए कप्तान बनाया गया है सैयद कायम अली शाह को, उनके साथ है। कराची में बहुत अहम स्टेक है कराची की सियासत में, कराची के निज़ाम में, वो है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट है जो कि कराची के 85% अवाम की नुमाइंदगी कर रही है पिछली कई दिहाइयों से। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के मुमताज़ सीनियर रहनुमा जनाब फारूक सत्तार, कराची की नई उभरती हुई सियासी क़ुव्वत है तहरीक इंसाफ, इसके मुमताज़ सीनियर रहनुमा जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। फारूक सत्तार साहब, आप फरमाइएगा कि जो आज की डेवलपमेंट्स हुई हैं और इसमें MQM की जानिब से बयान भी आया है और बड़ा खुश दिली से आपने वेलकम किया है इस पूरे ऑपरेशन को, इस वेलकम के साथ क्या अंदर दिल में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं? देखें, हमने हमेशा दोस्ताना और ब्रादराना मशवरे दिए कि कुछ एहतियात हर टारगेटेड ऑपरेशन हो या फुल फ्लेजेड ऑपरेशन हो उसमें ज़रूरी है। जहाँ तक ताल्लुक़ है दहशतगर्दी की सरकोबी करनी है और जराइम माफिया भत्ता माफिया की बेहकनी करनी, उसके लिए जो भी आइनी और कानूनी इक़दामात वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत उठाएंगे हम उनके साथ हैं और हमारा गैर मशरूत ताउन है। लेकिन ज़ाहिर है वर्ड ऑफ कॉशन भी दोस्तों की तरफ से आता है और माजी में जो तजुर्बे हुए हैं उससे हम सब। लेकिन फारूक सत्तार साहब, आपकी एक यूनिक पोजीशन है। एक तो ये कि आप कराची के शहरी हैं, आप 20 से 25 साल पहले यहाँ के मेयर थे, तो बहरहाल आपकी इस तजुर्बे की और इसकी अहमियत है। आप बताइए कि ये जो इस वक्त खाका दिया गया है इसमें कामयाबी के, क्योंकि आपकी मेरी सबसे पहली ख्वाहिश तो ये होनी चाहिए कि सियासत को एक तरफ फेंके, कराची के हालात बेहतरी आए, इसमें कितनी गुंजाइश है? इस ऑपरेशन का बुनियादी मकसद जिसके लिए हमने इतना शोर डाला कौमी असम्बली सेनेट में, बार बार कराची की बदअमनी दहशतगर्दी के मसले की तरफ वफाकी हुकूमत वज़ीर आज़म साहब की तवज्जो मबजूल कराए और बिलाखिर हम कामयाब हुए। और उसी तवज्जो मबजूल कराने पर उन्होंने कराची में वफाकी काबीना का इजलास करने का फैसला किया और शुरू में 27 अगस्त की काबीना के फैसले में उन्होंने ये तय किया, कोई हमारा दबाव नहीं था, हमारी दरख्वास्त नहीं थी कि हमें काबीना में बुलाए, लेकिन उन्होंने खुद कहा कि वो हमारा मौक़िफ़ जानना चाहते हैं। काश ऐसा होता कि हम वहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिवली अपना मौक़िफ़ रखते, बाकी सियासी जमातों को अगर एतराज़ था तो हमारी तरफ से उनको भी उतना ही वक्त दिया जाता और अलहदा उन्हें भी वफाकी काबीना में सुना जाता, तो हमें इस पर ना एतराज़ था ना एहतजाज था हमारा, तो हम उसके लिए भी तैयार थे। और वज़ीर आज़म यहाँ अगर कैंप लगा के 2 दिन क़याम करते और ये सारी चीज़ें और करते तो ये और ज़्यादा बेहतर। लेकिन बहरहाल एफर्ट उनकी बहुत हुई है और इससे पहले इस तरह की हमने इसका खैर मकदम किया, हमने इसे खुशाइन करार दिया और जो कुछ तय किया है वो भी हम कहते हैं कि सिर्फ इस रोशनी में कर लें कि आप गुज़िश्ता 12 सालों का कराची में क्राइम का और दहशतगर्दी का ग्राफ देख लें। उसमें जो अरसा 2000 जो है वो 2000, 2001, 2003 इसमें बहुत कम जो है वो जराइम की शरह रही है। फिर अब देखें रियासती ऑपरेशन जब हुआ था कराची में
تو اس وقت گراف اوپر گیا تھا کیونکہ ہزاروں لوگوں کو ماورا عدالت قتل کیا گیا تھا، تو اس وقت تو چلے کلنگ کا گراف اوپر جاتا. یہ تو ریاست کے اندر ریاستیں بن گئی ہے. 3 سالوں کا دیکھیں اور 8 ماہ میں 800 لوگوں کو قتل کر دیا، جو ہے وہ 18 جی ڈاکٹر صاحب، یہ بہرحال فگرز میں تو کراچی سے کوئی جیت نہیں سکتا. جرائم کی کوئی بھی آپ کیٹیگری اٹھا لیں گے، دیکھ لیں، پھر اس میں علاقے دیکھ لیں. صحیح ہے. آپ تھانے دیکھ لیں کہ کہاں کراچی میں کہاں پر کن تھانوں میں جرائم کی شرح زیادہ ہے، کن علاقوں میں جرائم کی شرح زیادہ ہے. اس میں آپ کو لیاری، بن قاسم، گڈاب ٹاؤن، اورنگی ٹاؤن، یہ علاقے بھی آپ کو صاف واضح طور پر نظر آ جائیں گے. کسی سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. پھر سب سے زیادہ جو ٹارگٹ ہوئے لوگ وہ کون ہیں؟ مسلک کی بنیاد پر اگر کسی ایک فرقے کے لوگوں کو نشانہ بنایا گیا تو یہ ہماری جو پوری معاشرتی ہم آہنگی ہے، مذہبی فرقہ وارانہ رواداری ہے، اس کو کتنا بڑا چیلنج ہے. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. کراچی میں پاکستان کی بقا کو داؤ پہ لگایا جا رہا ہے. کراچی کو بچائیں گے پاکستان بچے گا. صرف احتیاط یہ کرنی ہے کہ شفاف ہو ہر اقدام، غیر جانبداری جو ہے وہ ہر حال میں قائم رہے، ورنہ آپریشن کی ساکھ متاثر ہوگی. ہمارے ساتھ ایک اور بلا جواز گرفتاریاں نہ ہوں. ایک اور ڈاکٹر صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا، یہ ساری چیزیں میں اس میں دیکھ رہا ہوں. پہلے تو تحریک انصاف کی جانب سے آپ یہ بتائیے گا کہ وہ کہ آپ اس مجلس میں شریک نہیں ہوئے جو کہ وزیر اعظم نے جس کا انعقاد کیا تھا. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے مگر کمیونیکیشن سے صحیح نہیں تھی، لیکن اس کا جو نتیجہ نکلا ہے اس پہ کس حد تک آپ کو جو یہ زبانی عمل سامنے آیا ہے اس پہ کتنا اطمینان ہے آپ کو؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ کچھ تو پیش رفت ہوئی. میں وزیر اعظم صاحب کو اس بات کا کریڈٹ بھی دینا چاہتا ہوں کہ وہ آئے. یہ دوسری بات ہے کہ ہماری ملاقات نہیں ہوئی. ہم نے درخواست کی تھی کہ ہمیں سن لیا جائے، کیونکہ جس دن انہوں نے ملاقاتیں کی اسی دن میں باہر سے بھی آیا، تو ہمارے سندھ کے صدر بھی نہیں تھے، تو وہ کمیونیکیشن کا ایشو تھا. میں آپ کے سامنے 2-3 باتیں رکھنا چاہتا ہوں. ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ جو صرف الفاظ کی بنیاد پر کہا جائے کہ آپریشن ہوگا، یہ ہوگا، یہ تو ہم بہت عرصے سے سنتے آئے ہیں. مگر ایک مثبت کام یہ ہوا ہے کہ رینجرز کو ایک مینڈیٹ دیا گیا ہے کہ کرو. اچھا، ود اتھارٹی کرو، کیونکہ رینجرز کو جب اتھارٹی نہیں دی جائے گی مثال کے طور پر تو وہ کیوں کریں گے. تو لہٰذا ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات یہ کہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری خواہش ہے کہ اکراس دا بورڈ ہو. سب کی، ان کی بھی خواہش ہے، سب کی خواہش ہے اکراس دا بورڈ ہو. تیسری بات میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ گورنر راج کی طرف معاملہ نہ جائے. سندھ کی نئی حکومت ہے، وداؤٹ اینی شراکت داری ان کو موقع دیا جائے کہ یہ کریں تاکہ پروونشل اٹانومی ہرٹ نہ ہو. چوتھی بات میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں جو بہت اہم ہے، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپریشن کر کے کیا کرو گے. اچھا، اس کے لیے قانونی تیاری جو کرنی تھی نا، وہ تو مرکز کے دائرے کار کے اندر ہے. قانونی تیاری کیا کرنی ہے؟ آپ اس بات سے واقف ہیں 6000 لوگ مرے ہیں کراچی میں پچھلے ٹارگٹ کلنگ پچھلے 5-6 سال میں. ایک آدمی کو بھی عدالت سے سزا نہیں ہوئی، ایک آدمی کو بھی. اچھا، یہ معاملہ صرف کراچی کا نہیں ہے، صوبہ کے پی کے اندر. اچھا، اس میں ڈاکٹر صاحب اہم بات یہ ہے، یہی رونا جو ہے وہ حکام رینجرز روتے رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک بھی پکڑا نہیں گیا ہے. پکڑے بہت گئے مگر سزا ہونا یا ان کو کسی انجام تک پہنچنا یہ بالکل بلکہ میں ایک رینجرز کے بہت بڑے اہلکار جو نہیں چاہیں گے کہ میں ان کا نام یاد رکھوں، انہوں نے مجھے یہ کہا تھا 6-7 مہینے پہلے کہ ہم گرفتار کر کے لاتے ہیں. جس کو ہم گرفتار کر کے لاتے ہیں وہ اقبال جرم کرتا ہے، کہتا ہے مارو نہیں مجھے مگر میں ساری باتیں بتا دوں گا. وہ ایک ایک چیز بتاتا ہے کیونکہ اس کو یقین ہے کہ 2 ہفتے کے اندر وہ پولیس تھانے میں جائے گا اور اس کے بعد وہ رہا ہو جائے گا. اچھا ڈاکٹر فاروق ستار صاحب یہ بتائیے گا، آپ کہتے ہیں حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ 85% لوگ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کا 85% علاقے کا مینڈیٹ ہے. یہ بتائیے گا کہ یہ تو بڑے بڑے دہشت گردی کے واقعات ہیں، نازم آباد میں، لیاقت آباد میں، عزیز آباد میں، نارتھ نازم آباد میں، فیلڈ ایریا میں، گلبرگ میں، عزیز آباد میں، یہ جو لڑکے پستول کی نوک پہ لوگوں کو لوٹ رہے ہوتے ہیں اور سینکڑوں لوگوں کو لوٹ رہے ہوتے ہیں، اس میں آپ کی تنظیم جو ہے وہ کیا بالکل غیر مؤثر ہے؟ کیا آپ اس چیز کے لیے آپ کی جو قوت ہے، سیاسی قوت، وہ استعمال کیوں نہیں ہوتی؟ یہ کیا وجہ ہے؟ تھوڑا سا علاقوں میں چوکیداری کے نظام کو انسٹیٹیوشنلائز کرنے کی ضرورت ہے. مؤثر مقامی حکومت کے ساتھ، کمیونٹی پولیس کے قیام کے ساتھ علاقوں میں اگر چوکیداری کا نظام ہو، یہ تو مسئلے کو جڑ سے ختم کر دے گا. وہاں پر جو رجحانات بھی ہیں جرائم کے یا دہشت گردی کے، اس کو بھی آپ محلے کی بنیاد پہ، علاقے کی بنیاد پہ بڑی آسانی کے ساتھ حل کر سکتے ہیں. پھر علاقے کے تھانوں کو بھی علاقے کے جو معتبر لوگ ہیں پبلک سیفٹی کمیشن بنا کر ان کے ماتحت کر دیں، ان کی نگرانی ان کو دے دیں. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر اولڈ ٹاؤن کا علاقہ جو سب سے زیادہ متاثر ہے، یہ جو لیاری سے ہم یہ کہتے ہیں کہ
चंद लोग हैं जो कि लेकिन सर आपको पूरा लियारी का इलाका नहीं है। लेकिन आपको नाजाबाद, नॉर्थ नाजाबाद, गुलबर्ग, फेडलबेरिया, अजीजाबाद, न्यू कराची, इनमें किसने रोका है कि आप कोई निजाम तरतीब दे कि यहां पर बंदूक की नोक पे जो सैकड़ों लोग लूटे जा रहे हैं, कम से कम इसको तो आपके लोग पीछे से पकड़ लें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इसको इंस्टीट्यूशनलाइज थोड़ा सा कर दे एक मौसर मकामी हुकूमत के साथ, वरना ये होगा कि उनकी जो इस तरह के जो क्रिमिनल्स हैं, अगर वो बंदूकें लेकर फिर रहे हैं तो आप जो रजाकार होंगे उनको खाली हाथों तो नहीं भेजेंगे। अगर उनके पास लाइसेंस वाला असला भी है, ये रियासत के अंदर रियासत बनने का भी एक तस्वर आता। हमने इसको गुज़िश्ते 4-5 सालों में जब तालिबानाइजेशन की बात और हमने इसका अलार्म बजाया था, हमने कोशिश की थी, लेकिन वहाँ पर एतराज़ात हुए थे इंतज़ामिया की तरफ से, कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से। इलाकों में लोगों ने बैरिकेड लगा दिए थे। अब जिस तरह वीआईपीज़ के लिए तो ये इस बात की इजाज़त है कि उनकी सिक्योरिटी के लिए बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी की जाएं, लेकिन मोहल्ले में लोगों ने जब ये किया था तो जराइम की बेखनी हो गई थी। अंदर आके लोग डकैतियाँ नहीं कर पाते थे, वहाँ रहज़नी नहीं हो रही थी, गाड़ियाँ इस तरह नहीं छीनी जा रही थी। हमने ये कर लिया था, लेकिन वो सारी बैरिकेड्स को तोड़ दिया गया। तो यही सवाल मेरा था कि या तो आप लोगों को महफूज बना दें, हिफाजत की उनकी श्योरिटी दे दें, या फिर लोगों को कहें कि वो अपनी हिफाजत के लिए खुद। इस पर मजीद बात करते हैं। इसके लिए हमारे साथ डॉक्टर फारूक सत्तार, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और तहरीक इंसाफ के डॉक्टर आरिफ अलवी मौजूद हैं। वक्फे के बाद वापस आऊँगा तो मैं डॉक्टर आरिफ अलवी से पूछूंगा कि भाई लोगों को ही अगर इख्तियार दे दिया जाए, हथियार दे दिया जाए, अपनी हिफाजत कुछ करे, बिलाखिर तालिबान ने भी तो अपने इलाकों में अमन कायम कर लिया था जब रियासत नाकाम हुई थी। इसके बारे में बात करते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद।